आज हेलो फ्रेंड्स, आज है 2 जनवरी और हम आज डिस्कस करेंगे ऐसे 260 स्टैंडर्ड के बारे में, जो कि बात करते हैं कम्युनिकेशन विद दूस चार्ज विद गवर्नेंस। मतलब कि एज एन ऑडिटर मुझे उस कंपनी के जो दूस चार्ज विद गवर्नेंस होती है, मुझे उनके साथ में किस तरह की बातें करनी चाहिए और क्या इंपॉर्टेंट एरियाज़ होते हैं जो मुझे कम्युनिकेट करने चाहिए। तो मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड, सबसे पहला इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहली चीज़ होती है कि ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट मैटर जो होता है, जो मुझे कम्युनिकेट करना होता है टू स्टार्ट विद गवर्नेंस को, भी ये होता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज एन ऑडिटर इन रिलेशन टू द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू फॉर्मिंग एंड एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, एक फॉर्म करना और एक्सप्रेस करना एक ओपिनियन को। और दूसरी चीज़ होती है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डजंट रिलीव द मैनेजमेंट एंड दूस चार्ज विद गवर्नेंस फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मेरे ऑडिट करने से मैनेजमेंट और दूस चार्ज विद गवर्नेंस रिलीज़ नहीं होंगे किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी से। ये दो बातें मुझे दूस चार्ज विद गवर्नेंस को बतानी होती हैं। इसके अलावा पहली चीज़ होगी, ऑडिटर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी। दूसरी, प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट। वो दूसरा विद गवर्नेंस के साथ में ये भी डिस्कस करता है कि मैं जो ऑडिट करने वाला हूँ उसका टाइमिंग, स्कोप एंड प्लान स्कोप, मतलब मेरा तरीका क्या होगा करने का, प्लस मेरा टाइमिंग क्या होगी, कितने टाइम में कंप्लीट करूँगा, मैं किस तरीके से करूँगा, मेरी क्या अप्रोच रहेगी। अब जब आप प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट करते हैं तो उसके अंदर 4 बातें बतानी होती हैं। वो क्या होती हैं? सबसे पहले होता है रिस्क, इशू एंड मटीरियलिटी। अब जैसे कि मैं प्लान स्कोप बना रहे हैं हम, है ना, विजन बना रहे हैं कि कैसे ऑडिट करना है, तो मैं बोलूँगी कि जो रिस्क इशू हैं वो कम्युनिकेट करूँगी, जो मटीरियलिटी मुझे लगती हैं वो कम्युनिकेट करूँगी, प्लस हम उनके ऊपर किस तरह के एडिशनल प्रोसीजर्स लगाएंगे मैं वो कम्युनिकेट करूँगी। उसके बाद ऑडिटर गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड एनवायरनमेंट। ऑडिटर गॉट, इससे ऑडिटर जो होगा उसको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग तो मिलेगी उस एंटिटी की, एनवायरनमेंट की। प्लस ऑडिटर बात करेगा कि सिग्निफिकेंट रिस्क जो कि हमने ऐसे 315 के अंदर पढ़ा था वो क्या क्या होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन में, ऑडिटर वो भी पता कर पाएगा। चौथी चीज़, टू स्टार्ट विद गवर्नेंस ही अगर मैनेजमेंट है, उनके बीच में कोई चेंज नहीं है, मतलब वो सेम ही लोग हैं, देन डोंट कॉम्प्रोमाइज़ इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट। तो उस पॉइंट पे हमें सारी बातें डिस्कस नहीं करनी है और टू स्टार्ट विद गवर्नेंस के साथ में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हमें वही उनके साथ डिस्कस करनी, जिससे कि इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट ख़राब ना हो। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके की बात है। सबसे पहले मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिकेट करता है, वो 2 बातें बताते हैं कि मैं फॉर्म करूँगा एंड ओपिनियन बनाऊँगा। दूसरी चीज़, मेरे बनाने की वजह से मैनेजमेंट और दूसरी चार्ज विद गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं हो जाती, ये वो 2 बातें बोलेगा। दूसरी चीज़, प्लान स्कोप एंड ऑडिट को वो डिस्कस करेगा, टाइमिंग एंड ऑडिट डिस्कस करेगा, तो उसमें 4 चीज़ें बताएगा कि इंपॉर्टेंट इश्यूज़ क्या हैं, प्लस मटीरियलिटी उसको क्या लगती है, प्लस ऑडिटर को इससे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तीसरी चीज़ कि सिग्निफिकेंट रिस्क क्या हो सकते हैं, और चौथी चीज़ कि अगर मैनेजमेंट ही दूसरा विद गवर्नेंस है तो इफेक्टिवनेस ऑडिट ख़राब नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या होता है? सिग्निफिकेंट फाइंडिंग ऑफ ऑडिट। एज एन ऑडिटर मैं थर्ड पॉइंट उनसे ये डिस्कस करूँगा कि मेरे को क्या सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स मिली हैं। अब सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स ऑफ ऑडिट डिस्कस करने से पहले मैं सबसे पहले दूस चार्ज विद गवर्नेंस की मतलब की बात करूँगा। मतलब कि सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटीज़ अकाउंटिंग प्रैक्टिस। ये बिल्कुल याद करने वाला पॉइंट है, इसमें ऐसा समझना कुछ नहीं है, सब मतलब रट्टाफिकेशन है। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स ऑफ ऑडिट मुझे बतानी है, तो ऑडिट के फाइंडिंग्स में सबसे पहले मैं देखूंगा दूस चार्ज विद गवर्नेंस की एक बात करूंगी, उसके बाद मैं एक बात ऑडिटर की बात करूंगी, उसके बाद एक मैनेजमेंट की बात करेंगे, एंड फिर हम ऑडिट रिपोर्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहला इसके अंदर आता है दूस चार्ज विद गवर्नेंस के मतलब की बात जो होती है वो ये होगी कि क्या आपने अकाउंटिंग पॉलिसीज़, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और जो आपने डिस्क्लोज़र करे हैं वो सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी अकाउंटिंग प्रैक्टिस की, वो किस तरीके की, उसकी क्वालिटी कैसी थी। सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटीज़ अकाउंटिंग प्रैक्टिस, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड डिस्क्लोजर्स। उसके बाद में आता है ऑडिटर, फिर अपना दुख बताना शुरू करता है कि भाई मेरे को क्या दिक्कत हो रखी है। अब इस पर हमारे पास 5-6 एग्जाम्पल हैं। सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज एनकाउंटिंग ड्यूरिंग द ऑडिट। ऑडिटर बात करेगा कि मुझे क्या स्पेशली प्रॉब्लम्स हो रही हैं इस ऑडिट में, तो वो बताएगा अनविलिंगनेस टू मेक एन एक्सटेंड असेसमेंट ऑफ द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू। मैं अनविलिंग हूँ, मैं ऑडिट कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अनविलिंग हूँ। ठीक है, अनविलिंगनेस उसने अपनी बता दी। दूसरी चीज़ वो क्या बोल सकते हैं कि रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज ऑन द ऑडिट बाय द मैनेजमेंट। मेरे ऊपर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं, तो ये ऑडिटर की जो प्रॉब्लम्स है ना, ऑडिटर वो डिस्कस करता है।
तो वो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? अनविलिंगनेस टू कंटिन्यू, रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज ऑन द लिमिट, रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज ऑन द ऑडिटर बाय द मैनेजमेंट, उसके ऊपर कई सारी बंदिशें लगाई जाती हैं। अनअवेलेबिलिटी टू एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन, ऑडिटर बोलता है कि मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए पर उसको दी नहीं जाती हैं। प्लस एक्सटेंसिव अनएक्सपेक्टेड एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, प्लस इसकी वजह से सिग्निफिकेंट डिले होता है एंड अननेसेसरी ब्रीफ टाइम लगता है। सर ने इसको याद करने का तरीका ये बताया था कि जैसे कि जो फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया था उनकी वजह से हमें बहुत अनविलिंगनेस हो गई थी, क्योंकि मेट्रोज़ नहीं चल रही थी तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो गई थी, प्लस अनअवेलेबिलिटी हो गई थी ओला उबर कैब्स की, जिसकी वजह से हमें पैदल चलना पड़ा। तो हमें एफर्ट्स लगाने पड़े एक्सटेंसिव अनएक्सपेक्टेड एफर्ट्स, और जिसकी वजह से हम लेट पहुंचते थे ऑफिस में, सिग्निफिकेंट डिले होता था और अननेसेसरी ब्रीफ टाइम हमें लगता था। ठीक है, इस पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी दे रखा है कि सच डिफ़िकल्टी में कॉन्स्टिट्यूट अ स्कोप लिमिटेशन, SS 705 मॉडिफिकेशन। स्कोप लिमिटेशन, हाँ हमारे स्कोप में लिमिटेशन लगाने के भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम इस बारे में भी देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद में मैनेजमेंट की क्या बात करते हैं? मैनेजमेंट की ये बात करते हैं कि सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस विद द मैनेजमेंट। अच्छा, हम टू स्टार्ट विद गवर्नेंस को ना ये बताते हैं कि हमने मैनेजमेंट से क्या बात करी है, तो वो क्या होते हैं। तो उसके अंदर पहली चीज़ तो बताई जाती है कि सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस क्या करें मैनेजमेंट के साथ में, प्लस रिटन रिप्रेजेंटेशन जो हमने मैनेजमेंट से लिए हैं वो क्या है और वो किस से रिलेटेड है ये बताते हैं। अब इसमें होता है सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस विद द मैनेजमेंट। एज एन ऑडिटर मुझे मैनेजमेंट के साथ में क्या डिस्कस करना चाहिए, वो क्या बातें होती है, वो ये बातें होती हैं सिग्निफिकेंट इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन जो भी उसकी एंटिटी में होता है, हम उस इवेंट्स और ट्रांजेक्शन्स की बात करते हैं। उसके बाद हम उसकी बिजनेस कंडीशंस की बात करते हैं जो कि उसके एंटिटीज़ को अफेक्ट करती हैं, उसके गोइंग कंसर्न को अफेक्ट करती हैं। तीसरी चीज़ कंसर्न अबाउट द मैनेजमेंट कंसल्टेशन, मैनेजमेंट ने किसी से कंसल्टेशंस ली हैं, कुछ जानकारियाँ ली हैं, तो हम उस बारे में पता करते हैं कि मैनेजमेंट क्या कंसर्न रखता है उसके लिए। उसके बाद डिस्कशन करते हैं एट द पॉइंट ऑफ अपॉइंटमेंट एंड डिसएग्रीमेंट विद द मैनेजमेंट। अगर हम किसी तरीके से मैनेजमेंट के साथ डिसएग्री होते हैं तो हम दूसरा विद गवर्नेंस को ये भी बताते हैं कि हमने उनके साथ में ये डिस्कस किया था अपॉइंटमेंट के साथ में टाइम पे, हमने उनके साथ डिसएग्रीमेंट थे इन पॉइंट्स पे। तो सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस विद द मैनेजमेंट, कौन कौन से सिग्निफिकेंट मैटर्स होते हैं जो हमें मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करते हैं और जो हम दूसरा विद गवर्नेंस को बताते हैं। तो मैनेजमेंट के साथ मैं डिस्कस करूँगी सिग्निफिकेंट इवेंट ट्रांजेक्शन जो उस पूरे साल में उसके साथ हुए हैं। सिग्निफिकेंट इवेंट्स होने के बाद में बिजनेस कंसर्न जो कि उसके गोइंग कंसर्न को अफेक्ट कर रहे हैं, प्लस कंसर्न अबाउट द कंसल्टेशन, उसने कुछ कंसल्टेशन लिया तो वो क्या थी, प्लस डिस्कशन ऑन द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड द डिसएग्रीमेंट विद द मैनेजमेंट। उसके बाद हम कुछ बातें करते हैं ऑडिट रिपोर्ट की। ऑडिट रिपोर्ट की क्या बात करते हैं? सर्कमस्टेंसेस कैन अफेक्ट द फॉर्म कंटेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसकी वजह से मेरे ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म कंटेंट चेंज हो जाता है। वो क्या हो सकते हैं? जैसे कि 570 का मुर्ग पैरा एंड 701 का कैम्प पैरा, 705 का मॉडिफिकेशन, 706 का EOM पैरा और 720 का एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एनी अदर सिग्निफिकेंट मैटर भी हम डिस्कस करते हैं इसके अलावा। अब एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर जो लिस्टेड एंटिटीज़ का ऑडिटर होता है तो उसको अपनी इंडिपेंडेंस के बारे में भी बताना होता है, कम्युनिकेट करना होता है। तो इसके अंदर क्या होता है? स्टेट दैट द इंगेजमेंट टीम एंड द अदर हैव कंप्लाइड विद इथिकल, उसको भी बताना होता है कि जो मैं खुद हूँ और जो मेरी टीम है वो इथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करती है विद इंडिपेंडेंस, और हमारे क्या रिलेशनशिप्स हैं वो भी हमें बताना होता है। टोटल फीस क्या ली जा रही है ऑडिट के लिए, नॉन ऑडिट के लिए, प्लस मेरे ऊपर क्या थ्रेट्स लगते हैं और अगर वो बहुत ज़्यादा होते हैं तो मैं उसके लिए सेफ गार्ड क्या करता हूँ। तो ये सारी बातें हमें कम्युनिकेट करनी होती हैं। अब इसमें एक चीज़ होती है कि जो की ऑडिट मैटर्स होते हैं वो कब कम्युनिकेट करने चाहिए। इसका बेसिकली कोई टाइम नहीं होता कि हम कब कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हमारा प्रिमिलरी व्यू होता है, जो फर्स्ट व्यू होता है हमारा, वो तो हम प्लान स्कोप एंड टाइमिंग के टाइम पे ही हमें डिस्कस कर लेना चाहिए। और जो हमारा फर्दर डिस्कशन होता है वो हम कब करते हैं? जब हम सिग्निफिकेंट ऑडिट फाइंडिंग्स हमें मिलती हैं उस टाइम पे हमें डिस्कस कर लेना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सा स्टैंडर्ड था, बहुत टफ नहीं था। जब मैं पढ़ रही थी तब मुझे भी मुश्किल लगा था, बट जैसे मैंने इसको रिपीट करा है चीज़ों को तो ये अब चीज़ समझ में आ रही है कि इसमें क्या चीज़ें हैं। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड के अंदर सबसे पहले ऑडिटर को अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिकेट करनी होती है। उसके बाद प्लान स्कोप एंड टाइमिंग की बातें करनी होती हैं। फिर उसको ऑडिटर को क्या डिफ़िकल्टीज़ हुई थी वो डिस्कस करना होता है। सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज़ के अंदर भी ना अंदर पॉइंट्स आ जाते हैं कि पहले मैनेजमेंट का वो टू स्टार्ट विद गवर्नेंस का दुख डिस्कस करना होता है कि
को अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड डिस्क्लोजर के बारे में बात करनी होती है। उसके बाद ऑडिटर खुद अपना दुख बताता है, जिसके अंदर वो था अनविलिंगनेस हो गया और रेस्ट्रिक्शंस लग गए हमारे ऊपर, ब्रीफ टाइम देना पड़ गया एंड सिग्निफिकेंट डीले हो गया, ये वाले पॉइंट्स आ जाते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट की बात करनी होती है कि मैनेजमेंट से मैंने रिटर्न प्रेजेंटेशन क्या लिया है वो बात करनी होती है, प्लस सिग्निफिकेंट मैटर्स जो मैंने डिस्कस करे मैनेजमेंट का वो। उसके बाद एक एग्जांपल्स हैं हमारे पास कि हम मैनेजमेंट के साथ में क्या सिग्निफिकेंट मैटर्स डिस्कस करते हैं। उसके 4-5 पॉइंट हैं कि सिग्निफिकेंट इवेंट्स क्या हुए थे और बिजनेस कंडीशंस ऐसी क्या थी जो कि बिजनेस कंटिन्यूशन में दिक्कत कर रही थी, प्लस कंसर्न अबाउट द मैनेजमेंट कंसल्टेशन, मैनेजमेंट ने क्या क्या कंसल्टेशन लिए हैं, प्लस डिस्कशन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, डिसएग्रीमेंट विद द मैनेजमेंट क्या क्या थी ये बताना होता है। ऑडिट रिपोर्ट में फॉर्म कंटेंट कब चेंज होता है, 701 की वजह से, 720 की वजह से, 570 की वजह से, 705 की वजह से, 706 की वजह से, ये बताना होता है। और कोई भी इंपॉर्टेंट बात होती है तो वो। उसके बाद अलग से पॉइंट आ जाता है कि जो लिस्टेड एंटिटीज़ होती हैं उनमें जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर वाला पॉइंट भी डालना होता है कि मैं और मेरी टीम बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इथिकली रिक्वायर्ड है, इथिकली रिक्वायरमेंट को फॉलो करते हैं, प्लस ऑल रिलेशनशिप अपनी बता दो क्या है मेरी, ऑडिट फीस के बारे में बता दो कौन सी ऑडिट की फ़ीस है, कौन सी नॉन ऑडिट की फ़ीस है, मेरे ऊपर क्या थ्रेट्स करती हैं और उसके सेफगार्ड्स क्या हैं, प्लस स्कैम वाली इंपॉर्टेंट बात हमें कब कम्युनिकेट करनी चाहिए। प्रिमिलरी व्यू तो हमें प्लान्स को पर टाइमिंग पे कर देना चाहिए और जो फर्दर डिस्कशन हम लोग उससे करना चाहते हैं वो फर्दर ऑडिट फाइंडिंग से टाइम पे कर देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा डिस्कशन हो गया मेरी तरफ से। ठीक है, तो अब हम कल मिलते हैं। बाय।